हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का 5th चैप्टर करने वाले हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपके आसपास कोई बहुत सारी चीजें होंगी और ज्यादातर सभी चीजें किसी न किसी धातु से बनी होंगी। जैसे आपके घर के बर्तन हैं, सुई है, ठीक है, आपकी गाड़ियां हैं, रास्ते पर चलने वाली बसें हैं, हवाई जहाज हैं, ये सभी किसी न किसी धातु से, खनिजों से मिलकर बने हुए हैं। हमारे धरती की जो परत है, हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, वो भी विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से ही बनी हुई है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती है। ये हमारे जीवन का बहुत जरूरी पार्ट है बेटा। खनिज जो है वो हमारे जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। हमारे मानव शरीर में भी बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब आपकी मानव शरीर में पाए जाते हैं। हालांकि ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे मानव शरीर को सुचालित रूप से चलाने के लिए। यहाँ तक कि भोजन में भी देखिए, यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज पदार्थ होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य की विकास की सभी अवस्थाओं में ये खनिज पदार्थ बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ बताया हुआ है आपके जो खनिज दंत मंजन है, इवन दंत मंजन जो यूज करते हैं, जिससे मुस्कान आती है आपके चेहरे पर, आपके दांत सफेद हो जाते हैं, किस लिए? उसमें देखिए कितनी सारी चीजें होती हैं। अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड दांतों को गलने से बचाता है। अब फ्लोराइड किससे मिलकर बना होता है, किस खनिज से मिलता है? फ्लोराइड से। ज्यादातर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि ड्यूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज नाम के खनिज से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण है अभ्रक। अब देखिए, यहाँ तक कि टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब भी पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से ही बनाई जाती है। देखो, हमारे कुल भोजन पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% ही खनिज होता है, लेकिन ये ही 0.3% इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर ये ना हो तो हम अपने खाने का 99.7% उपयोग जो है वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। अब देखो बच्चों, खनिज क्या होता है? खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व होता है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज, अब देख, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है धरती की चट्टानों में, विभिन्न परतों में पाया जाता है। एक ऐसा तत्व होता है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। एक निश्चित आंतरिक संरचना के साथ ये पाया जाता है, जिसके बाद उसको खनन करके पूरी तरह से खनिज या धातु इसमें से बनाई जाती है। देखो, जैसे उदाहरण दिया हुआ है आपका, कठोर हीरा भी है और चूना भी है। अब ये इतने अलग अलग क्यों होते हैं कि कठोर से कठोर भी और नरम से नरम भी? चट्टानों के विषय में आपने पहले ही पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों का यौगिक होती है, यानी कि विभिन्न खनिजों से समान रूप से मिलने के बाद ही चट्टानें बनती हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर एक ही खनिज से मिलकर बनती हैं, लेकिन ज्यादातर चट्टानें अलग अलग अनुपातों के खनिजों से मिलकर बनती हैं। यहाँ पे देखो, 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत पाई जाती है। अब उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक रासायनिक परिस्थिति का परिणाम है। अब एक खनिज कैसे मिलकर बना होगा? निश्चित तत्व उसके अंदर तो है, लेकिन वो तत्व जो है वो खनिज में परिवर्तित कैसे हुए? समय के साथ साथ उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहे। उसके साथ ही उसका रंग अलग हुआ, अलग अलग खनिजों के रंग में फर्क आया, उनकी कठोरता में, उनकी चमक में, घनत्व में, और अलग अलग क्रिस्टल्स में फर्क आया। आपने देखा होगा अलग अलग तरह की खनिज पदार्थ, या कैल्शियम देखा होगा आपने, कैल्शियम सफेद होता है। और आपने हीरा देखा होगा, हीरा व्हाइट होता है, रूबी रेड होता है, रूबी जो है लाल रंग का होता है, नीलम नीले रंग का होता है। तो ये जो रंग में और उनकी कठोरता में, और चूना पत्थर, अब देखो चूना पत्थर कितना नरम होता है, ये सब इनमें जो फर्क आता है, ये समय के साथ इनके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आते रहते हैं इनके अंदर। अब देखो, सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खनिज जो है इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये आपका आ गया धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अब धात्विक में भी आपके 3 प्रकार हैं, जैसे लौह धातु, जिसमें लोहे का अंश होता है, यानी कि इसमें किसी न किसी तरह से लोहा आपका विद्यमान होगा इस खनिज में, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। अलौह धात्विक खनिज कैसे हुए आपके? जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता या बॉक्साइट। एक
तीसरा आपका आता है बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम। ये भी खानों में से निकाले जाते हैं ना, सोना, चांदी, प्लैटिनम। ये ऐसे खनिज होते हैं जो बहुमूल्य खनिज कहा जाता है इन्हें। एक अब आपका दूसरा हो गया अधात्विक, जिसमें से धातु नहीं मिलती है लेकिन फिर भी ये खनिज बोले जाते हैं, जैसे आपका अभ्रक, नमक, पोटाश, चूना पत्थर, संगमरमर। तीसरे आपके हो गए ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यानी कि जिनमें से जीवाश्म ईंधन वगैरह आपके मिलते हैं ना, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं जिसमें ऊर्जा के स्रोत बनाए जाते हैं जिनसे। अब खनिज कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए खनिज कहाँ पाए जाते हैं। खनिज जो है वो अयस्कों में पाए जाते हैं। अयस्क वो तत्व होता है, उन तत्वों का मिश्रण होता है जिससे खनन करके हम खनिज को निकालते हैं। खनन का आर्थिक महत्व तभी होता है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। कहने का मतलब है, अगर कोई आपको अयस्क मिला, उसका खनन करने का फायदा तभी होता है जब वो खनिज उसमें से पर्याप्त मात्रा में निकाला जा सके। क्योंकि जो खनन की प्रक्रिया होती है ना बच्चों, खनन की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत बारीक होती है और बहुत ही ज्यादा सावधानी से की जाती है, तो खनन में समय भी बहुत लगता है। तो खनन करना तभी फायदेमंद रहता है जब खनिज उसमें पर्याप्त मात्रा में हो। तो इसीलिए खनिजों की खनन की सुविधा इनके निर्माण और संरचना पर निर्भर करती है। यानी कि अगर इसका निर्माण अच्छे से हुआ है, उसकी संरचना देखी जाती है, अगर उसमें से पर्याप्त मात्रा में खनिज हमें मिल जाएगा तभी उसका खनन किया जाता है। और देखो, खनन सुविधा ही इसके मूल्य को निर्धारित करती है, क्योंकि खनन एक बहुत ही बारीकी से और सावधानी पूर्वक करने वाली प्रक्रिया है। तो खनन प्रक्रिया में जितना वक्त लगता है या जितनी मेहनत लगती है या जितना समय लगता है, उसके हिसाब से ही इसके मूल्य को, खनिज के मूल्य को निर्धारित किया जाता है। अतः हमारे लिए शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो ये किन शैल समूहों में पाए जाते हैं, इन चट्टानों को एक बार पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी आ गई सबसे पहले आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें बच्चों कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानें वो होती हैं जब ज्वालामुखी आपका फटता है ना, तो ज्वालामुखी फटने से क्या होता है कि उसमें से जो लावा निकलता है, वो लावा जब बहते हुए बाहर आकर इकट्ठा हो जाता है और जम जाता है, तो उससे चट्टान बनती है। कौन सी? आग्नेय चट्टान। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं और ना ही जीवाश्म होते हैं। ये चट्टानें धात्विक खनिजों से भरपूर होती हैं, यानी कि इससे धात्विक खनिज मिलते हैं सबसे ज्यादा, जैसे लोहा, चांदी, सोना, निकल वगैरह। भौतिक और यांत्रिक अपक्षय इन चट्टानों में ज्यादा होता है, जबकि रासायनिक अपक्षय नहीं होता है। कहने का मतलब ये भौतिक और यांत्रिक रूप से तो ये चट्टानें घटती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं, लेकिन रासायनिक कोई ज्यादा इनमें परिवर्तन नहीं पाया जाता। दूसरी आपकी आ गई अवसादी चट्टानें। देखो बेटा, अवसादी चट्टानें आपकी इस प्रकार की होती हैं। अवसादी चट्टानों में क्या होता है, ये आग्नेय चट्टानों से ही बनी होती हैं। लेकिन किस तरह बनती हैं आग्नेय से? ये जब आग्नेय चट्टानें हवा और पानी की वजह से दूर जाकर जम जाती हैं, तो इससे अवसादी चट्टान बन जाती है। आग्नेय चट्टानों का ही ये एक रूप है, लेकिन इसमें जैसे ज्वालामुखी के पास ही तुरंत निकलकर ही जमा हो गया लावा, तो वो आग्नेय चट्टानें बन गई। लेकिन जब हवा और पानी की वजह से जब वो लावा दूर जाकर कहीं जम जाता है और उसमें परिवर्तन आ जाता है तापमान में, हवा में, पानी में, तो वो अवसादी चट्टानों का निर्माण करता है। इसमें ज्यादातर खनिज पाए जाते हैं और अवसादी चट्टानें मृदा के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आग देखिए, ये दिखा हुआ आग्नेय चट्टानों के बनने से ही इन चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है। ये इनका उदाहरण देखो, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर और कोयला। ये आपकी आ गई तीसरी कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें बेटा ये भी आग्नेय और अवसादी से ही बनती हैं, लेकिन जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप में और दाब में परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव अलग पड़ता है, उससे जो परिवर्तन आता है उससे ये कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। देखो, आग, दाब और रासायनिक क्रिया के कारण अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिसे कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। ये भी चट्टानें दो तरह की होती हैं। जब आग्नेय से कायांतरित चट्टान बनती है तो कौन सी बनती है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। और जब अवसादी से बनती है तो बलुआ पत्थर से कायांतरित चट्टान बनती है और चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। तो चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जब आपको खनिज मिलेंगे तो वो खनिज कैसे मिलते हैं? दो रूप में मिलते हैं। एक तो दरारों में बहकर आ गए होते हैं, तरल रूप में पहले दरारों में बह गए, उसके बाद जब ये जमीन से ऊपर आकर ठंडा होने की कोशिश करते हैं तो वहां आकर जम जाते हैं। तो इन चट्टानों में खनिज कैसे मिलेंगे आपको? ये तो दरारों में मिलेंगे या निचली परतों में मिलेंगे, परत में जमा हो गए होते हैं। देखो, छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं।
इसमें आपके कौन कौन से खनिज आ जाते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। और अवसादी चट्टानों में खनिज किस तरह आते हैं? अवसादी चट्टानों में क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये आपको दरारों में नहीं मिलेंगे, ये आपको सीधे परतों में ही मिलेंगे। यहाँ पर आपको खनिज परत में ही पाए जाते हैं। कोयला और अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि का अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। जैसे आपका कोयला बनता है, कोयला किस तरह बनता है? कोयला आपका बनेगा, लंबे समय तक उस पर लगातार गर्मी पड़ती है, लगातार हीट का, लगातार ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, लगातार दबाव का प्रभाव पड़ता है, तापमान की वजह से चेंज हो जाता है ना, तो उसकी वजह से कोयले का निर्माण होता है, लेकिन उसमें लंबा समय लगता है। अवसादी चट्टानों की दूसरी श्रेणी में खनिज में कौन से आ जाते हैं? जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम। ये कैसे बनते हैं? शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण से। अब जैसे वो तो जम गए, अब इसमें क्या होता है कि जो तरल पदार्थ होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो वाष्पीकरण की वजह से फिर जमकर फिर वो रेत की तरह, जैसे ये आपका होता है नमक और सोडियम, ये इस तरह से मिल जाए, क्रिस्टल बन जाते हैं। अब देखो, खनिजों के निर्माण की अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। यानी कि धरातल की जो चट्टानें होती है वो जैसे जैसे खराब होती जाती हैं और अब अपरदन होता, अपघटन होता जाता है, घटती जाती है, खत्म होती जाती हैं, तो चट्टानें घुलनशील तत्वों, चट्टानों में जितने भी घुलनशील तत्व होते हैं वो धीरे धीरे अपरदन होते जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। उसमें क्या है, सिर्फ अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। इसका उदाहरण क्या दिया है बच्चा आपको? बॉक्साइट। पहाड़ियों के आधार और घाटी तल में भी रेत के जलोढ़ जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं। अब पहाड़ियों के तल में भी रेत के रूप में वो खनिज जमा हो जाते हैं कि जैसे कहीं से मिट्टी बहकर आई। जलोढ़ जमाव क्या होता है? जैसे कहीं से पानी के साथ मिट्टी बहकर आई और वो मिट्टी जो है वो एक जगह जम गई, तो इस तरह जैसे रेत जम जाती है, इस तरह वो पहाड़ियों की घाटी के तल में एक जगह जमा हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेप। ये ऐसे खनिज होते हैं जो जल के द्वारा घर्षित नहीं होते, मतलब पानी से घिसते नहीं है, जैसे आपका सोना, चांदी, टिन और प्लैटिनम। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। अब महासागर के जल में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्या होते हैं, ये कई तरह के मिश्रण होते हैं, इसलिए इनकी आर्थिक सार्थकता कम है, क्योंकि कोई भी खनिज आपको शुद्ध रूप में वहां नहीं मिलेगा, ज्यादातर सब मिले जुले होते हैं, तत्वों का मिश्रण होता है। लेकिन फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन जो है वो ज्यादातर समुद्री जल से ही निकाले जाते हैं। इसमें आपका एक रैट होल खनन दिया हुआ है। रैट होल खनन बेटा क्या है कि ज्यादातर अधिकांश खनिज जो है वो राष्ट्रीयकृत है, मतलब सरकार को ही उनका खनन करने की अनुमति प्राप्त है। लेकिन फिर भी उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में कई सारी खानें ऐसी हैं जहां पर खनिजों का स्वामित्व जो है वो व्यक्तिगत या सामुदायिक समुदाय को प्राप्त है। तो मेघालय में कोयला और लौह अयस्क, चूना पत्थर के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य के द्वारा एक संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जैसे लंबी सी सुरंग बना के उसमें फिर उसका खनन किया जाता है। लेकिन सरकार ने क्या किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपका होता है, जो इन बातों का ध्यान रखता है कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो उसने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित करके इसे रोकने की सलाह दी है। अब देखो, भारत में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पाए जाते हैं, अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग मात्रा में भी पाए जाते हैं और इनका वितरण असमान होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। मोटे तौर पर देखो, प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार पाए जाते हैं। ये और पश्चिमी और पूर्वी पार्श्व, जैसे गुजरात हो गया आपका पश्चिम और असम हो गया आपका पूर्वी प्रायद्वीप, तो उसकी तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज के तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में आपके लौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। यानी कि उत्तर भारत में जो जलोढ़ मैदान है उनका जो संरचनात्मक जो भौतिक परिवर्तन है, या जिस तरह का मौसम है, या जिस तरह की मिट्टी पाई जाती है, उसमें ज्यादातर खनिज उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रिया और समय के कारण है। यानी कि जिस प्रकार का समय लगाया, भूगर्भिक संरचना जो जैसे आपका बताया कि उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भारत का जो भाग है, उसमें भूगर्भिक संरचना उतनी खनिजों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, तो ये इसलिए आपके खनिज जो है वो कहीं ज्यादा पाए जाते हैं भारत में और कहीं कम पाए जाते हैं। अब आपके खनिज का वितरण है, किस प्रकार से खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ किया गया है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो का आपको वेट करना है, अगला वीडियो हम जल्दी डालेंगे। तब तक के लिए रीड इट ऑन एंड कीप इट अप।